इतने सारे सवालों पर जहां रोशनी का मुंह खुल गया, वहीं उसके हैरान परेशान तासरात देखकर रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद वो ज्यादा जज्बाती हो गई थी, इसीलिए इतने सारे सवालों की बौछार कर दी। नहीं, अभी तुम रुको, इन सवालों के जवाब बाद में देना, पहले मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मतलब जवाब देने जरूर थे। वहां से उठकर वो किचन में चली गई। 1 मिनट से भी कम अरसे के अंदर अंदर वो बोतल के जिन की तरह एक बार फिर उसके सामने हाजिर हो गई। ये पी लो। रूह अफ़ज़ा का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर एक खुद भी उठा लिया। ट्रे एक तरफ रखकर वो दोबारा से उसके बराबर वाले सोफे पर जम गई। रोशनी ने भी घटाघट एक ही सांस में पूरा शरबत हल्क से नीचे उतारा, और रानी तो शायद इसी इंतजार में थी कब वो शरबत पिए और वो दोबारा से अपने एक एक सवाल का जवाब तफसील से ले। मेरा नाम रोशनी है। कुछ ठंडा पीकर उसका दिलो दिमाग भी ठंडा हुआ। सबसे पहले अपना तारुफ करवाना जरूरी समझा। जाहिर सी बात थी, वो किसी के घर में अचानक आकर उसके बेटे के बारे में सवालों जवाब करेगी तो घर वालों का हैरान होना जायज था। अरहम को कैसे जानती हो? अभी वो एक सवाल का जवाब देकर चंद सेकंड ही पुरसकून हुई थी कि रानी ने दूसरा सवाल भी दाग दिया। अरहम और मैं स्कूल कॉलेज में भी साथ पढ़ते थे, और यूनी में भी। ये जवाब बड़ी मुश्किल से दिया गया था। बार बार उंगलियों को चटखा कर वो अपने अंदर की घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी, मगर रानी का ध्यान तो सिर्फ रोशनी की तरफ था। उसका कंफ्यूज होना भी उसे शर्मो हया लग ही रहा था। अच्छा, मतलब तुम दोनों दोस्त हो और बहुत अच्छे तरीके से जानते हो एक दूसरे को, फिर तुम पहले क्यों नहीं आई? जब रानी ने खुद से ही उनको दोस्त मान लिया था तो रोशनी को लगा अब सवाल खत्म हो गए, लेकिन उसमें से भी एक सवाल निकला। वो आंटी, पहले कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई? झूठ बोलते हुए वो नजरें झुका गई। लेकिन अभी तो एक सच को जानने के लिए और भी झूठ बोलना था। अरे कैसी बातें कर रही हो? दोस्त जरूरत पड़ने पर थोड़ी याद करते हैं। दोस्त तो दोस्ती निभाने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया तो रोशनी के हाथ पांव फूलने लगे। अगर वो नाराज हो गई तो उसे अरहम से मिलने कौन देगा? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। हमारी वैसी दोस्ती नहीं थी, बस पढ़ाई का लेन देन था। नोटिस लेना, अपने नोटिस उसे दे देना, स्टडी में एक दूसरे की हेल्प कर देना, ये वाली दोस्ती थी। उसने झट बहाना गढ़ा। ओ अच्छा अच्छा। रानी भी कुछ शर्मिंदा हुई। वो हर चीज में जल्दबाजी दिखा रही थी। शायद रोशनी से कुछ खास उगलवाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे हो नहीं रहा था। इतने अरसे से मेरे बेटे के साथ पढ़ती हो, उसे जानती भी हो, तो तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगता है? आखिरकार वो मुद्दे की बात पर आई, मगर ये सवाल रोशनी के 14 तबक रोशन कर गया। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या मतलब? वो बमुश्किल ही मुस्कुरा पाई। मतलब कुछ नहीं, बस वैसे ही। अब रानी कंफ्यूज हो गई थी। भला वो कैसे खुलम खुला पूछ ले कि उसके दिल में अरहम के लिए क्या जगह है। अगर उसकी तरफ से ऐसा वैसा कुछ ना हुआ तो यूं ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अरहम से क्या काम था? मेरा मतलब, तुम उससे घर पर स्पेशली मिलने आई हो तो कुछ जरूरी काम ही होगा। लेकिन अगर मुझे बताओगी तो अरहम को मैं यहाँ जल्दी बुला लाऊंगी। वो क्या है ना कि मेरा बेटा थोड़ा रूड है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है किसी से। तुम उसके साथ पढ़ी हो तो शायद तुम्हें इस बारे में मालूम हो। रानी ने एक आखिरी कोशिश जरूरी समझी। पहले तो वो चौंकी। मतलब जो औरत उसके सामने बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि अरहम की माँ है, यानी होने वाली सासू माँ। सारी बेजार हंसी एकदम अलर्ट हो गई। जी आंटी जी, मैं जानती हूँ वो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। आप एक बार उसे जाकर बोल दें कि तुम्हारी दोस्त मिलने आई है। मुझे इससे बस 2 मिनट का ही काम है, फिर मैं चली जाऊंगी। वो एक बार फिर नजरें झुकाकर गोया हुई, मगर उसके इस अंदाज पर रानी अश कर उठी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? अब आई हो तो हमारे साथ खाना खा कर ही जाना। अभी तुम यहाँ बैठो, मैं जरा अरहम को बुला लाऊं। वो उसे वहीं छोड़कर तेजी से अरहम के कमरे की तरफ बढ़ी। रुकैया बेगम, जो कब से उस लड़की का ही नोटिस ले रही थी, उसकी उंगलियां मरोड़ने वाली हरकत, माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, बार बार गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज करती वो मनमोहनी सी लड़की उन्हें ठीक ही लगी। इसकी हालत देखकर उन्होंने नफी में सर हिलाया। ये आजकल के कुछ बच्चे झूठ भी अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते। अगर कोई अच्छा झूठ बोल भी लेते हैं तो मेरी नजरों से भला क्या छुप सकता है? वो नहूसत से मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। मुझे कुछ करना होगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखे तो मैं नहीं बैठ सकती। मैं उस बहन जी टाइप घूंघट वाली से नहीं हार सकती। भला इस गवार का मेरा क्या मुकाबला?
फटी जीन्स, सफेद टी शर्ट, कंधों तक आते भूरे बाल, सफेद रंग, तीखे नकूश। खुद को आईने में देखकर उसने मुस्तफा शाह की अनदेखी बीवी को ख्यालों में ही उन अलकाबात से नवाजा। आंखों में अभी भी वही मंजर किसी कांटे की तरह चुभ रहा था जब मुस्तफा शाह किसी घूंघट वाली के बगल में बैठकर मुस्कुरा रहा था। तैश में आकर उसने क्रिस्टल का वाज उठाया और आईने में दे मारा। शीशा किरची किरची होकर उसके बारीक जर्रात फर्श पर फैल गए। लीजा को छोड़कर एक गवार को तो तरजीह दी मुस्तफा शाह ने। ये बात उसको किसी तौर पर हजम नहीं आ रही थी। मुस्तफा शाह, तुम्हें पाना मेरा जुनून है और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी उस गवार का क्या हाल करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। वो न जाने किस गुमान में थी जो खुद ही इतने सारे प्लान्स बनाने जा रही थी। उसने रूप को घूंघट में देखा था। अगर उसे मुस्तफा शाह के पहलू में उस लड़की को देख लेती जिसे ढूंढने के लिए उसने बाकायदा आदमी हायर किए थे, तो ना जाने क्या होता। अभी उसे सिर्फ एक ही सदमा लगा था, दूसरा सदमा लगना अभी बाकी था। वो रूप अस्वद मलक थी। उसके बाप ने उसे इस तरह बड़ा किया था कि कोई भी ऐरा गैरा आकर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और अब तो वो मुस्तफा शाह की बीवी थी। जब वो उसकी दस्तरस में नहीं थी, कोई तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब उसे नुकसान पहुंचाने का सोचना भी लीजा के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला था। अभी मुझे रोमान से मिलना होगा, बहुत टेंशन हो रही है, वही मेरी टेंशन भी दूर करेगा। और कोई मशवरा भी, अभी मेरा दिमाग सुन हो रहा है। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मगर उसके खुद का दिमाग भी कुछ खराफाती सोचने की कोशिशों में कूशा था। गोल मेज के इर्द गिर्द नस्ब कुर्सियों पर बैठे वो सभी इस वक्त रोमान शाह के फ्लैट में मौजूद थे। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तुम सब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? सबको गहरी नजरों से घूरने के बाद आखिरकार उससे अपने अंदर का इश्तिहाल काबू करना मुश्किल हो गया। मेज पर दौथड़ मारकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। सभी ने अपने खुश गले तर किए। वाकई गलती तो बहुत भयानक हुई थी। जानते हो ना इस गलती का अंजाम क्या हो सकता है? फिर क्या सोचकर तुम सब ने ये लापरवाही बरती? अंगारे बरसाती आंखों से उसने एक एक लफ्ज को चबा चबा कर अदा किया। गहरी सांस लेकर अनवर ने कुछ बोलना चाहा, जिसका अंदाजा रोमान शाह को तभी हो गया जब उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। तुम तो कुछ बोलना ही मत। कहाँ है तुम्हारा वो नाकारा बाप जो ना कल कुछ कर सका और ना आज? तुम भी तो उसके बेटे हो। मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। जब बाप अपनी जिंदगी में कुछ न कर सका तो भला बेटा कौन सा तीर मार लेगा? उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता था। मारे शर्मिंदगी के अनवर का चेहरा सुर्ख हो गया। बॉस, वो दुराब ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। शायद उसकी कोशिश से रोमान शाह का गुस्सा कुछ कम हो जाए। खामोश, तुम तो अपनी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकालना। सो रहे थे तुम लोग जब ये सब हो रहा था? सोने के लिए भेजा था तुम दोनों को मैंने पाकिस्तान। किन किन नाकारा लोगों को मैंने अपने प्लान में शामिल कर लिया। दोनों हाथों की उंगलियां घने बालों में फंसा कर वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला था, ये उसे समझ आ गई थी। इन लोगों ने खामोश ही रहना था। नुकसान सिर्फ इसका हुआ था। आज सिर्फ इसका नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि इसे इस बात का भी बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था, उसने निकम्मों की फौज पाली है। वो तो पहले भी इन लोगों को सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज इनकी वजह से जो सालों पुरानी बिछाई बसात में उसकी मौत हुई थी, उसके बायस वो भी एक फैसले पर पहुंच गया था। जहां इतने लोगों को मौत के घाट उतारा था, वहीं अब इन लोगों का अंजाम भी अपने ही हाथों से लिखने का सोच लिया था। मिशल चांद मलक सिद्दीक की बेटी, उसके अरबों की जायदाद की इकलौती वारस। मुझे ये लड़की हर कीमत हर हाल में चाहिए। अगर तुम लोग ये कर सकते हो तो ठीक, वरना अपने अंजाम से तुम लोग खुद वाकिफ हो। पुरस्रार अंदाज में वो तंजिया लहजे में गोया हुआ। एक बार फिर सबके हल्क खुश्क हो गए। अनवर के लिए यह सुनहरा मौका था अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। मुझे मालूम है ये लड़की कहाँ मिलेगी, मैं बता सकता हूँ। अब की बार अनवर बोला तो उसे दरमियान में से किसी ने नहीं टोका। ठीक है, तुम दोनों उसके साथ जाओ और खाली हाथ वापस आने के बारे में भूल से भी मत सोचना। रोमान शाह ने इस मीटिंग को बर्खास्त किया, मगर जाने से पहले इन सबको धमकी देना नहीं भूला। उजलत में घर आकर सबसे पहले वो अपने कमरे में गई। शायद मुस्तफ़ा वहां मौजूद हो, मगर उसे वहां ना पाकर वो मुस्तफ़ा शाह के उस कमरे की जानिब बढ़ी जो उनके कमरे में मुस्तफ़ा के लिए खास किया गया था।
दरवाजा खुला था, मतलब वो अंदर ही मौजूद था। आहिस्ता से बिना आवाज किए वो अंदर दाखिल हुई तो हैरत का पहाड़ सर पर टूटने वाला हो गया। जो इंसान खुद इतना निफासत पसंद था, उसने अपने कमरे को मछली बाजार बनाया हुआ था। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें फर्श पर इधर उधर बिखरी थीं। आईने और परफ्यूम की शीशियों के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखरे थे, जिनकी तेज खुशबू हवा में तहलील होकर कमरे से बाहर तक जा रही थी। फर्नीचर भी अपनी असल जगह से हिल गया था। तकिए कुशन भी फर्श की जीनत बने थे। हैरत ज़दा फटी फटी आंखों से बेड की सिम देखा। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट जिसके 3 बटन खोल दिए गए थे, जिनसे उसका चौड़ा सीना साफ छलक रहा था। बिखरे बाल, सुर्ख नकूश के साथ वो सफेद बेड पर आड़ा तिरछा लेटा था। आंखें हनूस बंद थीं, शायद वो सो रहा था। कमरे की हालत से ज्यादा रूप को वो बिखरा हुआ लगा। बिना उसे डिस्टर्ब किए वो खामोशी से सारा कमरा समेटने लगी। जितना हो सका सारा बिखेरा समेट कर वो अपने कमरे में आई। अपना ट्राउजर और टी शर्ट लेकर शावर लेने चली गई। सुबह से काफी काम कर चुकी थी। शावर लेकर खुद को पुरसकून करना चाहती थी। अरहम अरहम, वो तकरीबन भागते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई। खुशी से सांस फूल गई थी। अपनी माँ की आवाज पर उसने लैपटॉप की स्क्रीन से निगाहें हटाकर दरवाजे की सिम देखा, जहां वो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर उसे हैरत हुई। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? उसे तफ्तीश लाहक हुई। हाँ सब ठीक ही है, लेकिन तुम मुझे बताओ ये रोशनी कौन है? वो उसके करीब ही बेड पर आन बैठी, जबकि एक पल के लिए अरहम हक्का बक्का रह गया। उसकी माँ को रोशनी का नाम कैसे पता चला? ये किस रोशनी की बात कर रही हैं? नजरें चुराने के साथ साथ अनजान बनने की भी भरपूर अदाकारी की गई। बस बस ज्यादा नहीं बनो मेरे सामने। रोशनी की बात कर रही हूँ, जो तुम्हारे साथ स्कूल के वक्त से पढ़ती है, तुम्हारे साथ पढ़ाई वढ़ाई करती रही है, तुम्हारी अच्छी दोस्त है जिसका मुझे आज तक मालूम नहीं। वो नरूठेपन से गोया हुई। रोशनी और उसकी दोस्त, उसके साथ पढ़ाई, ये कैसे अजीब इंकशाफ कर रही थी उसकी माँ। ये सारी खुराफात उसकी माँ के दिमाग में कहाँ से आई? माँ, आपसे ये सब किसने बोला? वो तफ्तीशी अंदाज में गोया हुआ। और किसने बताना था? खुद रोशनी ने बताया। हैरत का एक और पहाड़ उसके सर पर तोड़ा गया। व्हाट? रोशनी ने? कैसी बातें कर रही हैं आप? रोशनी आपसे ये सब कैसे बोल सकती है? इस बार सही तरीके से उसका दिमाग घूमने लगा था। क्यों नहीं बोल सकती? जब तुम मुझसे अपनी दोस्त को छुपा सकते हो, तो वो ये सब मुझे क्यों नहीं बता सकती? वैसे मुझे तो आज भी ना पता चलता अगर उसे तुमसे कोई जरूरी काम ना आन पड़ता और वो खुद चलकर घर ना आती। एक बार फिर उन्होंने शिकवा किया, लेकिन फिर तीसरा पहाड़ था जो उन 5 मिनटों के अंदर अंदर उसके सर पर टूटा था। रोशनी उसके घर आई थी, मगर क्यों? और उसने उसकी माँ से ये सब क्यों बोला? आखिर क्यों? वैसे अरहम, तुमने क्या कभी उसे गौर से देखा? वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुकी। अंदाज राजदानाना था। क्या मतलब? वो नासमझी से गोया हुआ। ओफो, मेरा मतलब उस नजर से। उन्होंने हाथ उठाकर कंधे से ऊंचा ले जाते हुए खामोश लफ्जों में समझाने की कोशिश की। मैंने तो उसे बहुत गौर से देखा है। कितनी प्यारी है वो। सबसे ज्यादा उसके चेहरे पर मासूमियत है। इससे भी ज्यादा वो कितनी शर्मीली है। सबसे नजरें झुकाकर बात करती है। तुमने अगर कभी अपनी और उसकी दोस्ती को उस नजर से देखा तो अब देख लो। मुझे वो लड़की अच्छी लगी। पहली नजर में ही वो मुझे पसंद आ गई। और एक तुम हो, इतना अरसे से उसके साथ रहे हो, अभी तक तुम्हारा पत्थर दिल नहीं पिघला। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक उनके 2-3 बच्चों ने घर में रौनक लगा रखी होती। रानी ने तो शायद आज उसे सख्त सुस्त सुनाने की ठान रखी थी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो जो इतना कुछ सुनाकर हौंक बना बैठा था, यकदम चौंका। जाओ, वो बेचारी नीचे बैठी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से लताड़ा। अरहम, जो अब तक शौक पर शौक खा रहा था, अब उसका भी पारा हाई हो गया। एक तो ये लड़की न जाने क्यों उसके घर आ गई थी, ऊपर से खुद को उसकी दोस्त और न जाने क्या क्या बोल दिया। उसके अलावा खुदा जाने ऐसा क्या उसकी माँ को घोल के पिला दिया था, जो उसकी माँ ने उसे इस कदर सख्त सुस्त सुना दिया था।